बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन है। जैसे कि हम मनाते हैं ना, वुमेंस डे मनाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं और बहुत से डेज़ हम मना रहे होते हैं। उसी तरह बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज। आज जितने भी बच्चे हैं ना, ये आप कान खोल के सुन लें कि आज आपका दिन मनाया जा रहा है। अब जब सारे दिन मनाए जाते हैं, वैसे तो हम लोग यही कहते हैं ना कि ये जो माँ का दिन है, जो बाप का दिन है, ये तो पूरे साल मनाना चाहिए हमें। जो पेरेंट्स के दिन होते हैं वो तो हमें पूरे साल मनाने चाहिए। तो उसी तरह बच्चों का भी अब ये जो दिन है वो शुरू है और लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग मना रहे हैं अब, और कई टाइम से मनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊँ इसके बारे में कि जो पाकिस्तान में ना 25 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं, वो तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख के तकरीबन जो है ना वो बच्चे बनते हैं। और ये बच्चे ना स्कूल नहीं जाते हैं नाज़रीन। ये वो बच्चे हैं जो सड़कों में फिर रहे होते हैं, कहीं भीख मांग रहे होते हैं, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, मज़दूरी, ठीक है, ईंटें उठा रहे होते हैं, लेबर का आपको काम करते हुए दिखते हैं, कचरा उठा रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये कहती हूँ कि हमें बच्चों को ना स्किल्स सिखाना चाहिए। हम स्किल्स सिखाने के ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि अगर किसी पेरेंट्स ने या किसी ने अपने घर के हालात को ठीक करने के लिए कुछ बच्चों को काम पे लगा दिया और कोई स्किल्स सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं छोटी सी उम्र से, तो वो कोई गलत चीज़ है कि इतनी सी उम्र में बच्चों को स्किल्स में लगा दिया। हाँ, मगर बच्चों की तालीम छुड़वा देना, बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देना, उनको इल्म की रोशनी से आशना न करना और उसके बाद उनको इन कामों में ढकेल देना कि भाई तुमने बड़े होके भी यही करना है, तुमने मेरा गैराज संभालना है, जाके गाड़ी बनाना सीखो। तो देखें, जो बचपन की जो एज है ना, वो एक एंजॉयमेंट की एज होती है जहाँ पे बच्चा खेलता है, कूदता है, एक्सप्लोर करता है दुनिया को। अब अगर उसी एज में अगर आप बच्चे को किसी वर्कशॉप में ईंटें उठाने में या भीख मांगने में लगा देंगे, वो तो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर सकेगा, उसका तो बचपन तबाह हो जाता है। तो फिर इस तरह से जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये जो स्किल्स सीखने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक अलग तरीके की स्किल्स सीख रहे होते हैं। वो स्किल्स जिसमें इल्म शामिल नहीं होता, वो स्किल्स जिसमें आपके पास नॉलेज नहीं होती, आपके पास प्रैक्टिकली आप किसी एक चीज़ को टेक्निकली डील तो कर सकते हैं, मगर उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए आपको एक इल्म की आशनाई जो है ना, रोशनी जो है ना, वो दरकार होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहिब, और ये जो हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट से हैं नाज़रीन, और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने यहाँ पे इनको मदऊ किया है। तो इन्हीं से आज हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अरशद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि बच्चों को सबसे पहले कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो दरपेश हैं बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे इस कंट्री में, पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बच्चे जो कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और किसी भी कौम का मुस्तकबिल उन पर मुनहसर होता है, उस हवाले से आज उनके एक आलमी दिन के मौके पर इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया और यकीनन ये प्रोग्राम बच्चों के मसाइल को उजागर करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा इंशाअल्लाह। बच्चों को देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेशुमार मसाइल का सामना है। जैसे आपने ख़ुद अर्ज़ किया कि बच्चे स्ट्रीट्स पर रहते हैं, बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी का ये वो फेज़ होता है जिसको हम बचपन कहते हैं, जो कि सुनहरी यादों से भरपूर होना चाहिए कि जब वो बड़े हों तो वो अपनी यादों को याद करके महजूज़ हों। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान में बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद के लिए बचपन एक भयानक और डरावना ख्वाब साबित होता है। 2.5 करोड़ के करीब बच्चे इस वक्त ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक आउट ऑफ स्कूल हैं। 1 करोड़ के करीब बच्चे बहुत सारे शोबों में मेहनत मजदूरी और ऐसी मजदूरी कर रहे हैं जो कि आलमी सतह पर उसको बैन किया गया है। इसी तरह से अगर अब्यूज़ की बात की जाए तो बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फ़िज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार है। ख़ुसूसी तौर पर सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि इस हवाले से जो अब्यूज़ होता है वो अंडर रिपोर्टिंग है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 5% केस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन साहिल के मुताबिक देखा जाए तो हर साल 4 से 5 हज़ार बच्चे
रिपोर्ट होते हैं जो कि जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। अगर इनको 5% मान लिया जाए, इनको 10% भी मान लिया जाए, तो आप जब इसको 100% पे लेकर जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों की कितनी बड़ी तादाद इस तरह के तशद्दुद और वायलेंस का शिकार हो रही है। इसी तरह से ट्रैफिकिंग है, इसी तरह से कॉर्पोरल पनिशमेंट है, इसी तरह से बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें बच्चों को बहुत संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चों के साथ इस तरह से जो फोर्स लेबर उनको काम करवाया जा रहा है, तो कोई इदारा है, कोई ऐसी कंप्लेंट सेंटर है जहाँ पर हम जो बच्चों को कहीं इस तरह की हरकत में देख रहे हो कि इनके ऊपर प्रेशर हो रहा है और इस तरह के इनसे जो है ना काम करवाई जा रही है, तो फिर हम क्या कहीं कंप्लेन कर सकते हैं? कोई इदारा, कोई ऐसी? देखें, पाकिस्तान में पॉलिसीज़ भी हैं, पाकिस्तान में कवानीन भी हैं, पाकिस्तान में सर्विसेज भी हैं, इदारे भी काम कर रहे हैं। और अगर मैं पहले सर्विसेज और इस तरह के कवानीन की बात कर लूँ तो पंजाब के लेवल पर पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 में आया था, जिसके तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का क़याम अमल में आया। इससे पहले महकमा समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात करता है और उनको रेजिडेंशियल केयर सर्विसेज भी फ़राहम करता है। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के आने के बाद इसमें बेहतरी आई, ताहम वो बेहतरी हम नहीं ला सके अब तक जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर की, जो कि आपने मिसाल दी, तो 1997 के ILO के सर्वे के मुताबिक मेहनत मजदूरी में मुलविस बच्चों की तादाद तकरीबन 3.6 मिलियन या 36 लाख थी। और इसके बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना भी करना पड़ा जब ये चीज़ें हाईलाइट हुई। और इसके बाद ILO, यूनिसेफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसको इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कहा जाता है, ILO IPAC, उसके तहत बेशुमार इंटरवेंशन की, जिसमें ऐसे कवानीन का इजरा करना, लेबर डिपार्टमेंट में चाइल्ड लेबर के हवाले से खसूसी सेल्स का क़याम और बहुत सारे दीगर प्रोजेक्ट्स का इजरा था। लेकिन हम देखते हैं कि आज 2025 में ऐसे बच्चों की तादाद, जो कि रिसेंट सर्वे हुआ है और यूनिसेफ का ही सर्वे है, उसके मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन तक जा चुकी है। इसका मतलब ये कि तकरीबन 3 गुना ऐसे बच्चों के अफराद में तादाद में इजाफ़ा हुआ जो कि मेहनत मजदूरी कर रही है और अपने स्कूल जाने की उम्र में वो मुशक्क़त का शिकार हैं। तो देखा जाए तो कवानीन और सर्विसेज तो मौजूद हैं, लेकिन मैं चले इस बात का, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बताना चाहूँगा कि 1121 एक ऐसी सर्विस है जहाँ बच्चे को आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल में देखें, उसको नेगलेक्ट होता हुआ देखें, उसके ऊपर अब्यूज़ होता हुआ देखें, या उसके साथ किसी भी किस्म की बुरी सूरत हाल देखें, तो आप 1121 पे रब्ता करके चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और उनका 1121 ओके जी, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का हेल्पलाइन है, टोल फ्री है, और इस पर जब भी आप रब्ता करेंगे तो फौरी तौर पर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी कॉल रिसीव करके और जो भी जगह है वहाँ पर उनकी रेस्क्यू सर्विसेज पहुँचेंगी और बच्चे को फौरी तौर पर अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर वो उसको ले जाते हैं अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, और वहाँ पर एक कोर्ट है, बाकायदा एक अदालत है। और अगर ये साबित होता है कि बच्चे के साथ वाकई किसी किस्म का जुल्म ज़्यादती की गई है या वो गफलत का शिकार रहा है, तो फिर ऐसे बच्चे को हुकूमत अपनी कस्टडी में भी ले लेती है या वालिदैन को तंबीह की जाती है, जुर्माना किया जाता है और वार्निंग देकर उनके हवाले किया जाता है। हम एक वक्फे के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे कि 1122 पे जब कॉल किया जाता है तो उसके बाद के क्या प्रोसीजर्स होते हैं और किस तरीके से फिर इनके साथ बात की जा सकती है। अच्छा, नंबर हम दोबारा रिपीट करेंगे। नंबर जो था वो 1121, ये वो नंबर है जिसमें कहीं पे भी आप अगर चाइल्ड लेबर आप होते देखें, जिसमें आपको लगता है कि इस एज में बच्चे के साथ प्रेशर हो रहा है, ज़बरदस्ती इस एज पे काम कराया जा रहा है, तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। और इस कंप्लेन के साथ होगा क्या कि पेरेंट्स को जी इसमें मैं बता रहा था कि सिर्फ चाइल्ड लेबर नहीं, बच्चा घर पर हो, स्कूल में हो, किसी इदारे में हो, सड़क पर हो, या वो कोई मेहनत मजदूरी कर रहा हो, अगर उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके साथ किसी किस्म का तशद्दुद, तफरीक या उसकी ज़रूरियात से गफलत बरती जा रही है, तो ऐसे किसी भी बच्चे को, सिर्फ लेबर में मुलविस बच्चा नहीं बल्कि किसी भी बच्चे को किसी भी सूरत हाल में आप तशद्दुद का शिकार होते हुए देखें, उसके अगर माँ बाप जिंदा हैं, उसके माँ बाप की मर्जी से अगर वो ये सब कुछ कर रहा है, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है ऐसे ही होता है, तो माँ बाप के साथ क्या होगा जब कंप्लेन करेंगे? उनसे बच्चा ले लेंगे या फिर उनके हवाले ही रहने देंगे? क्या बात? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लेबर की हद तक तो अभी इतनी सख्ती नहीं है, कुछ सख्ती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में आप डायरेक्टली बच्चे को
नहीं दाखिल कर सकते लेबर के लिए, तो इनफॉर्मली ग्रास रूट लेवल पर चाइल्ड लेबर ज़रूर है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि बच्चा कोई भी है, बग़ैर रंग नस्ल की तफरीक के वो किसी भी सूरत हाल में किसी भी जगह पर है, अगर उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है 1121 पे, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो उस बच्चे को फौरी तौर पर अपनी कस्टडी में लेता है, फौरी तौर पर एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और उसके बच्चों को उसके वालिदैन को अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको वो कॉल करता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के तहत जो वहाँ पर बच्चों की अदालत भी है, वहाँ पर एक जज साहब बैठकर उस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और अगर इस वाले से वालिदैन भी गिल्टी पाए जाएँ, वालिदैन भी कसूरवार पाए जाएँ, तो उनको वार्निंग भी दी जाती है, सज़ा भी दी जाती है, जुर्माना भी किया जाता है। और शदीद किस्म की सूरत हाल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वालिदैन एडिक्ट हैं, वालिदैन क्रिमिनल हैं, वालिदैन बच्चों से कोई अनएथिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो बच्चे को गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में भी ले लेती है। चलें, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पे बात करेंगे। हमारे वहाँ यहाँ पर जो नाज़रीन स्कूल्स होते हैं ना, तो जैसे अगर ये आप इंग्लिश स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, वहाँ तो माहौल बेहतर है, बेहतर क्या बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये वाली सिचुएशंस नहीं है। मगर जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ से मोस्टली ये जो बच्चे पढ़ते हैं दूर दराज गाँव में, रूरल एरिया, छोटे शहरों में, उन जगहों पे जो उस्ताद हैं वहाँ पे वो अपने जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, मारते तो मारते हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा चाहे प्राइवेट इदारों में है या सरकारी इदारों में, वो किसी भी वक्त इस तरह की मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है टू सम एक्सटेंट वो उनका सिस्टम अच्छा है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनके टीचर्स ट्रेंड हैं और एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। लेकिन बहुत सारी सूरत हाल में टीचर अपनी जहनी परेशानी की वजह से, अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बाज़ औक़ात अब्यूज़िव हो जाता है और वायलेंट हो जाता है, और बाज़ औक़ात उसमें किसी किस्म की जो पास्ट डेप्रिवेशन है वो भी उसको बच्चे की तरफ तशद्दुद की तरफ ले जाती है। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस तरह का रुझान सरकारी इदारों में ज़्यादा है। अच्छा, हम ये देखें कि सरकारी इदारों में ये रुझान क्यों ज़्यादा है, हमें इसकी रूट कॉज को समझना पड़ेगा। जब आप एक सरकारी टीचर को उसके मकाम के मुताबिक, उसके जो ज़रूरियात के मुताबिक आप उसको तनख्वाह नहीं देंगे, आप उसको वो सहूलियात नहीं देंगे जो कि प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको जो है वो मुनासिब तरबियत नहीं देंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन। सर, आज आपने तो बात का पहलू ही चेंज कर दिया। जी जी, मुझे तो ये पता था कि जो सरकारी जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें तो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक देयर आर सो मैनी मिथ्स। आप ये देखें कि सरकारी स्कूल अपने घर के करीब जॉब कर रहा होता है, जबकि अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो अगर लाहौर का रिहायशी है तो उसको राजनपुर भी जाना पड़ सकता है, उसकी डीजी खान में भी पोस्टिंग हो सकती है। फिर दूसरी बात है कि सरकारी स्कूल के हालात देखें तो आपको वहाँ पर मुनासिब जो सहूलियात की कमी महसूस होगी, उन टीचर्स को जिस तरह से टीचिंग के हवाले से ट्रेनिंग करनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन के हवाले से बताना चाहिए, वो भी एक्सपोजर उनको नहीं दिया जाता। तो जब आप उन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनको फोकस में नहीं रख रहे, और अक्सर का जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ आजकल गवर्नमेंट की है जो कि पेंशन के हवाले से है या ग्रेजुइटी के हवाले से है या उनकी परमानेंट जो उनको परमानेंट और रेगुलर करने के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो टीचर है उसको ज़हनी तौर पर यकीनन मफलूज भी कर देती हैं, उसको परेशान भी कर देती है, और जिसका फिर खुमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर आप टीचर्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, उसकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करें, उसकी मैथडोलॉजीज़ और जो टीचिंग पैडागोजीज़ हैं उसके ऊपर काम करें, तो यकीनन वहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये बात भी एक मिथ है, मैं फिर कहूँगा, अगर आप सालाना बोर्ड्स के नताइज देखें और यूनिवर्सिटीज़ के नताइज देखें तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक सेक्टर में रहने वाले जो स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छी पोजीशंस ले जाते हैं अमूमन नताइज में। तो ये भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखना ये है कि हमने सिर्फ ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना कि सरकारी इसातिज़ा ऐसे हैं या प्राइवेट इसातिज़ा जो बहुत बेहतर है, हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वजह क्या है। लाखों की तादाद में स्कूल्स हैं सरकारी, तो हमें थोड़ा सा उनकी मायार को बेहतर बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। एंड हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं।
इनका स्टाइल आपको बहुत पसंद है, इनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए हम इनको बार बार हमारे प्रोग्राम में मधु करते हैं। ये समझे इन्हीं का शो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पता है क्या है? प्रेशर हैंडलिंग। आपको पता है समटाइम्स मुझे भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि मैं कहीं जाती हूँ या किसी के ऐसे एटमॉस्फेयर पे कहीं किसी जगह इंटरव्यू देने जा रही हूँ या कहीं बात करने जा रही हूँ, तो या किसी ऑफिस में या किसी मीटिंग पे किसी काम के, तो मुझे ना कभी कभी ऐसा प्रेशर सा फील होता है। अब वो प्रेशर वो मुझे अपनी सिचुएशन में ख़ुद से फील नहीं हो रहा होता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, मेंटली सिचुएशन पे प्रेशराइज़ कर रहा है इस तरीके से कि मुझे कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह कुछ रिश्तों में भी होता है, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते, जिसमें हमेशा शौहर जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ ना ज़रा सुपीरियर रहूँ और मैं दिखाने के लिए बीवी को नीचा दिखाऊँ, उसके कभी किसी कैरेक्टर पे बात कर दूँ, उसके काम पे बात कर दूँ, उसकी किसी चीज़ पे नोक झोंक कर दूँ, तो फिर वो ज़रा सा ऐसे प्रेशराइज रहेगी। इसी तरह ऑफिस के एटमॉस्फेयर में जहाँ पर आप लोग काम कर रहे होते हैं, उस जगह पे भी आपको बहुत से टॉक्सिक लोग मिलते हैं जो आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं, और अंडर प्रेशर आप फिर अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं। आजकल बहुत से ऐसे पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं, वो कहते हैं ना ईट उठाओ पॉडकास्ट निकल गया, ईट उठाओ पॉडकास्ट निकल गया। पहले डिज़ाइनर निकलता था, हम कहते थे ओ डिज़ाइनर, ईट उठाओ, हर कोई डिज़ाइनर बन जाता है। अब ईट उठाओ तो हर कोई पॉडकास्ट का होस्ट बन जाता है, तो होस्टिंग शुरू कर देता है। अब ये जो गेस्ट आके जो पॉडकास्ट में बैठते होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। इस तरह का प्रेशराइज़ किया जाता है कि जो कुछ उन्होंने नहीं भी किया होता उनसे बुलवा दिया जाता है ज़बरदस्ती। जैसे इन्वेस्टिगेशन वाला सिस्टम नहीं होता जब जहाँ हम कहीं थाने में किसी को बिठा के बात करते हैं, तो वो जो गेस्ट है वो जो नहीं कहना चाह रहा होता वो कह जाता है, ठीक है, या फिर समटाइम्स उसकी पर्सनालिटी वो नहीं होती है, वो पोर्ट्रे वो कर दी जाती है क्योंकि वो प्रेशराइज हो जाता है। अब इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, आज इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर किसी की दुकान खुली है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अली माइंड इंजीनियर ज़बरदस्त हमारे साथ मौजूद है। कैसे अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक ठाक। ज़बरदस्त टॉपिक है ना, बेहतरीन टॉपिक है। सोशल मीडिया के हवाले से, काम के हवाले से, घर के हवाले से, स्कूल के हवाले से, टेक्निक स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, टॉपिक ऑफ द टाउन। वाह, आ जाए फिर इस पे टेक्निक्स पे बात करेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा फिजा, हम इस आज जो है वही बात है कि प्रोड्यूसर साहब के बड़ी सख्ती से हुक्म था कि आपने सिर्फ टेक्निक्स पे बात टेक्निक्स पे बता के गए, टाइम कम है, टेक्निक पे बात करें। तो सर अली साहब, ये आपके लिए हम टेक्निक शुरू कर देते हैं। पहली बात है वो ले सांस भी आहिस्ता, जिस तरह है ना, हमें पहली चीज़ प्रेशर की ये है कि हमें सांस नहीं लेना आता। अब आप सोचो सांस का प्रेशर से कोई ताल्लुक है? हाँ। आप जब मैं और आप या कोई आम बंदा जो ब्रीद करता है ना, वो यहाँ से ब्रीदिंग करता है, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि हमें हर चीज़ की जल्दी है, ठीक है। वो भी खूबसूरत बात की नीचे उन्होंने बैठे हुए थे हम नदीम भाई ने, वो कहने लगे कि जी आजकल हर चीज़ साशे में आ गई है। हाँ। तो हमारा सांस भी साशे में चले गए हैं। हाँ। ठीक है। सो पहली चीज़ ये है कि आप प्रेशर एक्चुअली आपके स्ट्रेस दो तरह का होता है, स्ट्रेस या प्रेशर हमसे, एक होता है डिस्ट्रेस और एक होता है यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस वो है जो आपसे गलत करवाता है, आपको टेंशन देता है, आपको मतलब आपके कॉर्टिजोल प्रोड्यूस कर देता है, आपको नेगेटिविटी देता है, आपको हर तरह की चीज़ है। यू स्ट्रेस वो है कि अगर वो ना हो तो आपका मोबाइल बजने लग जाता है। हाँ, देख लें। अच्छा, फिर तो अगर वो यू स्ट्रेस ना हो तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। हाई परफॉर्मर के लिए यू स्ट्रेस इज़ अ नेमत, ठीक होगी। अच्छा, अब यू स्ट्रेस की मैं एग्जांपल ये देता हूँ। मैं आज भी अभी भी आपके शो के लिए अंदर आ रहा था ना, हालांकि इतना अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, आपके साथ भी काम किया और भी कर रहा हूँ, तो पेट में गुड़गुड़ होती है। पेट में क्यों गुड़गुड़? तो मेरा यू स्ट्रेस का तरीका है। वो मुझे कह रहा है कि तुम एक इवेंट करने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा। सो वो गुड़गुड़ होना एक नेचुरल है, अननोन, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता आज टॉपिक क्या है हमारा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रेशर में होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप वो झूले पे नहीं बैठते, जो किश्ती वाला झूला होता है और आपका दिल ऊपर नीचे, मुझे वो होता है स्ट्रेस में। एग्जैक्टली, ठीक। अब हर एक का एक अपना अपना है। अब ये स्ट्रेस नहीं है ना, ये यू स्ट्रेस है। अच्छा। वो आपको बेहतर बनाता है, राइट। तो मुझे जो है, जब ये मुझे पेट में गुड़गुड़ होती है, मैं कोई एग्जाम देने जाऊँ, कोई ट्रेनिंग कराने जाऊँ, कोई प्रेजेंटेशन देने जाऊँ, एंट्री से पहले मुझे वो हो रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आने से पहले 3 लंबे सांस, और लंबा सांस कैसे लेना है कि मेरा जो है, हर एक अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि 3 सेकेंड्स इन, फिर 5 सेकेंड्स रोकना है, 1 2 3 4 5, और फिर 3 सेकेंड्स में उसको एक्सेल करना है। तो ये टोटल बनते हैं 11 सेकेंड। अच्छा। गुस्सा हो या प्रेशर हो, उसकी ओरिजिनल, वो कहते हैं ना शेल्फ लाइफ, वो 11 सेकेंड है।
अच्छा, आपने ये 11 सेकंड गुजार लिए ना, तो उसके बाद आप सोचने के मोड में आ जाते हैं। तो पहली चीज़ कहीं पे भी किसी किस्म, मैं इवन जब ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, अभी मैं कुछ स्क्वॉश प्लेयर्स के साथ कर रहा हूँ, कोई टेनिस प्लेयर्स के साथ कर रहा हूँ, मैं उनको पहली चीज़ बताता हूँ पहले ब्रीदिंग सीखो। अच्छा, ठीक है, जब आपको लगे कि यार अब मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मुझसे रन नहीं हो रहे हैं, और पिच पे खड़े हो, आपको पता है बैट्समैन जो है हर एक अपना अपना स्टाइल है। ठीक है, बैट्समैन पिच पे आपने देखा होगा एक बॉल खेलने के बाद विकेट क्रीज के ऊपर यूँ मूव करता है। हाँ, ठीक है, वो क्यों करता है? वो अपना प्रेशर रिलीज कर रहा होता है उस बॉल का। सो यू नीड टू फाइंड, प्रेशर कुकर की तरह ना, यू नीड टू फाइंड कि मैंने कब वो वेट उठाऊंगा, तो मेरा किस तरह से उठाऊंगा तो मेरा वो प्रेशर रिलीज होगा। अब मेरा और ब्रीदिंग, क्या कोई उस वक्त ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता जी, है? मैं वो हमारा- बिल्कुल उधर ही आ हमारे रहा हूँ। दिमाग को कोई ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं उधर ही आ पहुंच रहा हूँ। रही देखो होती, हमारा, या दिमाग कोई सिग्नल नहीं कर रहा होता बॉडी को, ये कुछ है हाँ, सिस्टम? मैं वही इधर, हमारा जो फ्रंटल लोब है ना और एमिगडाला जहाँ पर है, ठीक है, इसके अंदर यही पे है जहाँ पर हमारे सारे इमोशंस, फियर्स, स्ट्रेसर्स सब यहीं पे बन रहे हैं। ठीक, इसके अंदर बालों में खुश्की हो तो आप क्या करते हैं? तेल लगाते हैं। तेल लगाते हैं। इसके अंदर जब खुश्की होगी तो क्या करेंगे? इसकी खुश्की आप देखो, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए या उसको यहाँ पे हम दुबा दें, वो जब खून निकालते हैं ना या ब्लड लेते हैं तो यहाँ दुबा देते हैं कि ज़्यादा देर दबी रहे तो नीचे की वेन्स जो है वो नीली हो जाती हैं। क्यों? उनमें ऑक्सीजन नहीं जा रही ब्लड में। अच्छा, जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं जाती तो ये भी बेचारी सुकड़ जाती हैं, काम छोड़ जाती हैं। तो जब आप ये डीप ब्रीदिंग करते हैं तो दिन में मैं सजेशन दूंगा कि दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा डीप ब्रीदिंग करते रहा करें। अच्छा, ठीक है, वैसे ही करते रहें, ठीक है, आपके लिए वैसे भी अच्छा है। ओके। तो जब आप ये डीप ब्रीदिंग करते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि आपका 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, फ्रीज, फ्लाइट या फिर फाइट। पहले जब आप फ्रीज होते हैं, बंदे को जब होता है अचानक कुछ आया, ओ तेरी बॉस ने बुला लिया, अब क्या करूं, उस टाइम पे अगर आप ब्रीदिंग करें, समटाइम्स कुछ नहीं भी होता एंड देन जस्ट बॉस ने बुला लिया एंड देन यू आर फ्रीज, एग्जैक्टली राइट, उस टाइम पे जब आप वो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको थिंकिंग का प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, ये पहली चीज़ है कि ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, मैं अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछता हूँ, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। ठीक है, और उसका फिर सेकंड फेज होता है दिस शैल पास टू, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। ठीक है, सो जब वर्स्ट का वर्स्ट क्या होगा यार, बॉस निकाल देगा ना, कत्ल तो नहीं कर देगा। हाँ, तीसरा भी बता दें फिर ब्रेक पे जाती हूँ। अच्छा, ये मेरा, ये मतलब सेकंड मेरा होता है। Okay. थर्ड जो है, मैं फिर उसको एनालाइज करता हूँ कि यार अगर ये बुलाया है बॉस ने तो मैंने ये अच्छाई की होगी। हम आमतौर पे क्या एनालिसिस करते हैं? नेगेटिव, क्या गलत किया होगा, गलत कर दिया, हुआ क्या है, मुझसे कौन सी गलती हो गई, Exactly. किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, यार Exactly. बात क्या हुई है यार, पता तो करो, Exactly. तुम पता करो, तुम्हें कुछ पता है, ये चक्कर चलता और है। मैं उसको रिवर्स करता हूँ। ओके, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, इस टेक्निक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक। और हम आपको बताएं कि ये जो प्रेशर की जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना नाज़रीन, ये बहुत किस्म के प्रेशर होते हैं, मगर जिसमें कुछ ऐसे प्रेशर जिसमें बिजली का बिल आप पे नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद आप सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन आप कहते हैं यार मैं तो मर जाता हूँ, मेरा जीना ही बेकार है, मैं तो फ़ीस नहीं पे कर पा रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी माशूका आपको छोड़ के भाग गई है तो आप कहते हैं नहीं मैंने मर जाना है, ये प्रेशर। फिर अगर किसी को कोई बात कहनी है, घर वालों को कुछ कहनी है, तो इस डर से कि भाई मेरा क्या होगा, या बेटा अगर घर पे किसी चीज़ की डिमांड करना चाहता है और उसको ये प्रेशर है कि मुझे मेरा बाप घर से निकाल देगा या फिर मुझे कोई जॉब से निकाल देगा मेरा जो बॉस है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरकतों पे, या फिर कि मेरा मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए एग्ज़ाम में तो मुझे जो है ना मेरे घर वाले क्या कहेंगे, तो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेना, मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना, ऐसा भी प्रेशर इस हद तक भी पहुंच जाता है। बिल्कुल पहुंचते हैं फिजा, और उसकी वजह ये होती है वो प्रेशर कई दफ़ा ना खुद साख्ता होते हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होते हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है, मैं ना इस वो क्या कहते हैं, मायूसी कुफर ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है, हमें ये लग रहा होता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। घर वाले जो हमारे प्यारे हैं वो बजाय इसके कि हमारे प्रेशर रिलीज़र्स बने, वो डिमांडिंग करने लग जाते हैं। मेरे पास मैं जब दुबई में था तो वहाँ पर एक बंदा काम करता था, एक दिन वो दफ्तर नहीं आया, मेरा ऑफिस बॉय था, तो मैंने कहा यार क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कहता है सर बस मैं थक गया हूँ, मैंने अपनी काम करना, मैं जा रहा हूँ पैकअप करके। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता सर मैं यहाँ बैठ के कमाता हूँ, ठीक है, यहाँ आपके सामने सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, पीछे जनाब बीवी और माँ लड़ते हैं। बीवी कहती है कि तू माँ को पैसे भेजता है, माँ मुझे नहीं पूरे देती, माँ कहती है तूने अगर बीवी को पैसे दिए तो मैं तुझे छोड़ दूँगी। तो सर मैं किस लिए कर रहा हूँ?
जब फिर वो दोनों खुशी नहीं होती, जितने भी आप तनख्वाह के, उसके अलावा वो गाड़ियाँ धोता था, ठीक है, लोगों की ना वहाँ पर सारी वो क्लीनिंग करता था कि एक्स्ट्रा कमाऊँ मैं। वो कहता मैं जितने भी कमा लेता हूँ, वो लोग खुश नहीं हो सकते, तो फिर या तो मैं अपनी जान ले लूँ, तो या फिर ठीक है, फिर मैं जो कहा मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं कमाऊँगा, घर बैठूँगा, तुम दोनों जाके कमाओ और मुझे खिलाओ। अब इसके प्रेशर को, जो टेक्निक है इसको हैंडल करने की, वो क्या हो सकती है? जिस टाइम पे बंदे के दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने मर जाना, मैंने सुसाइड करनी है, मुझे नहीं जीना, उस टाइम पे क्या कर सकता है? अच्छा, जब ये मेरी बैंकरप्सी, आपको पता है 4 बैंकरप्सी हैं मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो बैंकरप्सी है वो $8 मिलियन की है, ठीक है। जब मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह दी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसी पे तो अल्हम्दुलिल्लाह है। उससे क्या फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से? ओ बेहतरीन फिजा, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। देखो एक बात सुनो, हाँ देखिए, इसी तरह सीखता हाँ है नहीं बंदा, नहीं नहीं, बताएं बिल्कुल हमें भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अपने नुकसान पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि मेरे रब जो है ना, सिर्फ उनकी तारीफ़ नहीं है, उनका शुक्र भी है, ठीक है। और शुक्र किस बात का है कि इससे भी बुरा हो सकता था मेरे साथ। अच्छा, हम तो मोस्टली नाउजुबिल्लाह कह रहे होते थे, नाउजुबिल्लाह नहीं, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह देखो ना, क्योंकि इससे बुरा हो सकता था ना। खुदा ना खास्ता मुझे, मेरे वकील ने मुझे वहाँ कहता है, अली तू सोच के, अल्लाह ना करे तेरे किसी बच्चे को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है, अल्लाह ना करे, हाँ। ठीक है, तो तू कितने 8 मिलियन के अपनी जान भी दे देता। हाँ, क्या बात राइट? कही है, हाँ। तो यार आप सोचो कि अल्लाह ने, और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कुरान में कि मैं अपने बंदे पे उसके वजन से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, नहीं डाल सकता, ठीक? बेशक, हाँ। तो जब वो वजन उसने जितना मुझ पर डाला है, और इसकी तीसरी चीज़, जो चीज़ मुझे अल्लाह से दूर लेके जा रही थी, अल्लाह ने मुझसे दूर कर दिया। क्या बात है, कितनी अच्छी बात सीखी आपसे हमने। उस दिन अगर मेरा वो नुकसान ना होता फिज़ा, तो उस रात मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में, ये मैं बहुत ही कम बताता हूँ लेकिन मैं चलो बता रहा हूँ, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में दोस्तों के प्रेशर में आके, ठीक है, नाइट क्लब के लिए बुकिंग की थी कि यार हम नाइट क्लब चलेंगे, पहली दफ़ा देखेंगे नाइट क्लब क्या होता है। और वहाँ खड़े हुए पार्किंग में भी गाड़ी पार्क की थी, तो मुझे कॉल आती है कि वो जिस बंदे को तूने पैसे दिए हुए थे ना, वो एक डेवलपर के साथ पेमेंट, बिल्डिंग में 6 फ्लोर खरीदे थे, वो भाई साहब भाग चुके हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। अच्छा, और अल्लाह ने मुझे उस पार्किंग से वापस मुड़वाया, क्योंकि मेरे रब को पसंद नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, ठीक है, देख लें। सो अब ये देखो, ये है ज़बरदस्त। वो जो हज़रत, उस मैं जो एक हदीस जिसने मेरी ये ज़िंदगी में प्रेशर हैंडलिंग को मुझे बहुत ईज़ आउट किया ना, हज़रत अबू रज़ी की हदीस है, इब्न माजा की। क्या? वो फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब कैसा है? हाँ। तो आपने फरमाया हमारा रब बंदे की बेबसी पे मुस्कुराता है। तो अबू रज़ी कहने लगे, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुस्कुराता क्यों है? उन्होंने कहा वो मुस्कुराता इसलिए है कि बंदा चल रहा होता है, एक मुकाम पे आके वो खड़ा हो जाता है कि मेरी बस दुनिया ख़त्म, तो रब मुस्कुराता है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात, कि तू अगला कदम उठाता तो सही, मैंने यहाँ तेरे लिए सब कुछ रखा हुआ है, सुभान अल्लाह, ठीक है, वाह, क्या तू कर रहा वाह, है, ठीक है, मुस्कुराता है। इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, उसके बाद नहीं है, सुभान ठीक। अल्लाह, अली भाई, तो क्या बात है। तो वो अबू रज़ी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारा रब इतना रहीम व करीम है तो हम मायूस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, हम वो एक कदम लेते हुए रुक जाते हैं कि यार पता नहीं कल क्या होने वाला है। क्या तो ये सुसाइड वाला सिचुएशन जो है, उधर भी तो मायूसी अटेम्प्ट कर चुकी exactly, होती है ना, आपके इसीलिए- ऊपर तारी हो गई, इसीलिए ना, तो उस वक्त वो कौन सा कदम है जो क्योंकि उस वक्त हम इंसान- खुदा बन चुके होते हैं उस वक्त, हम समझते हैं हमें सब पता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं होना। यार इतने बड़े बड़े, देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तौइफ को अल्लाह ने कुत्ते को पानी पिलाने पे माफ़ कर दिया, क्या बात है। उसके आगे तो नहीं थी। वो जिसने 99 कत्ल किए, उसके लिए रब ने ज़मीन सुकेड़ दी जहन्नम के फरिश्तों के और जन्नत के फरिश्तों के मुकाबले में, राइट। हम जजमेंटल हो गए, हम हर एक को जज करते हम हैं, रब को जज करते हैं, हम बस जज बन गए वही ना, हम रब को जज करते हैं, भाई, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है, सही बात बोली कि ये जो है ना, कहना नहीं चाह रही थी, नहीं ये फैक्ट है, नाउज़ुबिल्लाह। हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह को नहीं पता, नाउज़ुबिल्लाह मुझे पता है। मुझे लोग कहते हैं वो जो तुम्हारे पैसे लेके, जैसे आपने पूछा ना पैसे लेके चला गया तो आपने कुछ, मैंने कहा यार पहली बात, वो किसके पैसे लेके गया, मेरे लेके गया फिजा या किसी और के? आपका क्या ख्याल है किसके पैसे थे वो? हाय हाय, सही बात है, वो उसके ही जिसने पैसे लिए थे। थे। नहीं नहीं नहीं, वो अपना ही हक नसीब लेकर गया है। नसीब का और तकदीर का फ़र्क यहाँ समझना ज़रूरी है। अच्छा। उसके नसीब में वो $8 मिलियन थे, वो ले गया। अच्छा। मैंने उसको हलाल करके दिए थे, हराम करने का डिसीजन उसका था। हाँ। ठीक। हाँ, अब जो हराम कमा रहा है उसकी जंग मेरे से है या रब से है? रब से है। तो जो भाई फिजा, मैं और आप, क्या हम रब से जीत सकते हैं? नहीं, क्या तो बात, जो रब से जीत very सकता nice, है, क्या बात, उससे मैं क्यों लड़ूं? मैं पागल हूँ?
क्या बात की अली भाई। ठीक है? उसके लिए मैं टेंशन लेके बैठा रहूं। अली भाई इसी बात पे मैं प्रोग्राम ख़त्म करूंगी। हम लोग वैसे टेक्निक्स बता रहे थे मगर इतनी खूबसूरत टेक्निक के साथ मेरा ये सेगमेंट ख़त्म होगा मुझे नहीं पता था। इसी तरह देखें सफ़र शुरू होता है और किसी आप जो बंदे होते हैं जो ज्ञान वाले होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है वो अपना इल्म इस तरह से आपके साथ बांटते हैं। आई होप आपको हमारा ये शो अच्छा लगता हो क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल, इसमें कोई बनावटी नहीं होता। हमारा जो मेहमान आते हैं वो आप लोगों के लिए ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों के घर के मसाइल, आपके घर की बात या दिल की बात कर रहे हैं। आई होप कि आप अपनी ज़िंदगी में मायूसी को अपने आप से दूर रखें और अपने प्रेशर को कम करें। इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी एक और ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मधु हैं और मेरी तो बड़ी फेवरेट है। मैं आपको बताऊं कि मैं कहती हूं कि जिन लोगों के पास नॉलेज है मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूं, जिनके पास इल्म है और वो इल्म ये नहीं कि अपने तक महदूद रखें, वो इल्म आपके साथ बांटें भी। तो मेरे पास सहर चावला हैं और सहर चावला किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यू आर लुकिंग वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आपके शो के लिए मैं ख़ास तैयार होकर आती हूँ। आपकी ड्रेसिंग जो है ना, ये ड्रेसिंग सेंस से मैं एक तो बहुत खुश हूँ। किस किस किस्म के किस किस स्टाइल की नई नई ड्रेसिंग आप दिखा रही हो। विंटर्स चढ़ गया है तो ये जो वेलवेट स्वेट एंड वंडरफुल ड्रेसिंग विद थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज हम खूबसूरत लगना चाहते हैं आपकी तरह सब लोग। जाहिर सी बात है जो आपको देखता है फिर कहता है हमने भी सहर चावला की तरह खूबसूरत होना है। क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या लगाती हैं। तो आज एंटी एजिंग डाइट्स के ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। हमेशा जब सहर आती हैं उनका टेम्पो फ्लो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि कहीं बीच में ड्रॉप करके आपकी कॉल लेना मुश्किल हो जाता है। आज लेंगे। आई विल ट्राई टू टेक योर कॉल्स। हम एंटी एजिंग डाइट्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें जो ग़िज़ाएँ हमारी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जवान दिख सकें, हमारी स्किन जवान हो, हमारी हड्डियाँ जवान हो। हम अपनी हड्डियाँ, बोन, दिमाग, स्किन, इन सब चीज़ों को किस तरीके से टेक केयर कर सकते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए जब बूढ़े भी हों तो बुढ़ापा जो है ना हमें तकलीफ़ ना दे कि हम तो 30 के बाद 40 के बाद जो है हड्डियों के दर्द को लेके बैठ जाते हैं। तो ये भी तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी हड्डियों को भी जवान रखें। ठीक है जी, तो आज एंटी एजिंग की सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, बताइए हमें। बन एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सारे लोग जो इस बात पर मुंह बना लेते हैं और कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, आप खुशकिस्मत लोग हैं। सबसे पहले इसको बूढ़ा होना एक ब्लेसिंग है। इसका मतलब है कि आपने दुनिया में ज़्यादा टाइम गुजारा है, ज़्यादा अरसा गुजारा है। 40 की उम्र में बूढ़ा होना? नहीं, 40 की उम्र में बूढ़ा होना नहीं। दर्द बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, कमर रह गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज कि अगर आप 70 साल के हो रहे हैं, 80 साल के हो रहे हैं, 90 साल के हो रहे हैं, 60 साल के हो रहे हैं, 40 के हो रहे हैं, 50 के हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है तो इसको एक नवीद समझें, खुशखबरी समझें। ये माइंड सेट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू लुक यंग। अच्छा, इफ यू थिंक दैट यू आर स्लिम एंड स्मार्ट, माइंड पावर भी बहुत बड़ी चीज़ है। यू स्टार्ट लुकिंग स्लिम एंड स्मार्ट, वट एवर डाइट यू आर डूइंग, आप जो भी डाइट कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिमाग की ताकत, माइंड की ताकत। अगर आप सोचेंगे, आप अगर, मैं खास करके औरतों से बात कर रही हूँ, अगर आप अपने हवासों पर सवार करेंगी कि मैं 40 की हो गई हूँ, मैं 50 की हो गई हूँ, मैं 55 की हो गई हूँ, आप सबसे पहले तो दिल से फील करें कि आप वही 20-25 की हैं। आप यकीन करें कि आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपके गट के बैक्टीरिया पे फर्क पड़ेगा। ये जो हमारा गट ब्रेन एक्सिस है, हमारा जो गट है, मैं इसके बाद बायोकेमिस्ट्री की तरफ भी आती हूँ। जो हमारा गट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ ऐसे स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करने में जो कि हमारी बॉडी में सोजिश कम, इन्फ्लेमेशन कम करने वाले केमिकल्स को ऊपर लेके जाते हैं। जितने ज़्यादा हमारी बॉडी में सोजिश और इन्फ्लेमेशन कम करने वाले केमिकल्स ऊपर होंगे उतनी देर से मेरे मुंह पे झुर्रियाँ आएंगी। आपका माइंड कितना पॉजिटिव है, आपके माइंड में कितने मुस्बत थॉट्स हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, वो उस गट के बैक्टीरिया को भी इन्फ्लुएंस करता है। मुस्बत सोच बहुत ज़्यादा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मैं 40 की हो गई हूँ, 45 की हो गई हूँ, 50 की हो गई हूँ, अच्छी बातें हो गई हूँ, ये ब्लेसिंग है, आप लग वही सकती हैं। और मेजॉरिटी औरतें फिजा जो कि अपनी एज को बहुत अच्छा बीट करी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्री से बाहर, वो माइंडसेट से यहाँ से जवान फील करती हैं और यहाँ से जवान फील करती हैं। अब हम आ जाते हैं एजिंग के फिनोमेना की तरफ। एजिंग का फिनोमेना बेसिकली ये है लेमैन लैंग्वेज में कि आपको जंग लग रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता मशीन रस्ट हो रही है आपके पास, चाहे वो इंसानी जिस्म की मशीन रस्ट हो या चाहे वो कोई बाहर की जिस्म की मशीन रस्ट हो। जो डैमेज होता है वो आपके पास जिन केमिकल से होता है, मैं अब जनाब उन चीज़ों का नाम लेने लगी जो आपके पास आपको बूढ़ा करती हैं, ये जो झुर्रियाँ लेकर आती हैं जिस्म के अंदर भी, जो बूढ़ा करती हैं, हड्डियों में भी जो सोजिश करती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ROS, मेरी मास्टर्स और PhD दोनों की रिसर्च में मैंने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पर, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में मेरी रिसर्च है, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया।
और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का काम क्या होता है? इसका काम होता है आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसकी झिल्लियों को झुलसाना, उनको कमज़ोर करना, जिस्म में डैमेज करना। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हर वक्त हमारे जिस्म में बन रही होती हैं, हमारी बॉडी में हर वक्त रिएक्शन चल रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है, फैट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला साथ ही हमारी बॉडी में कुछ इनका तोड़ भी बना रहा होता है एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कुछ हम बाहर से भी लेते हैं, जैसे बाहर से हम विटामिन ए ले लेते हैं, विटामिन सी हमारा जिस्म नहीं बना सकता, हम बाहर से लेते हैं, विटामिन ई लेते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ जिस्म के अंदर भी बनते हैं, ग्लूटाथायोन जिस्म के अंदर बनता है, कैटलिस जिस्म के अंदर बनता है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जिस्म के अंदर बंद करता है, वो इन बूढ़ा करने वाली स्पीशीज़ पे लगाम डाल के रखता है। अब अगर हम अपना एनवायरमेंटल एक्सपोजर उन चीज़ों को ज़्यादा कर देंगे, जो ROS, अब मैं इन चीज़ों को बोलूँगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ROS का लेवल बढ़ाएंगे तो हम जल्दी बूढ़े होंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले गम, स्ट्रेस, चाहे उसकी कोई भी वजह है, उसकी वजह तन्हाई है, उसकी वजह सोशल आइसोलेशन है, उसकी वजह कुछ भी है, गम आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, लोग इस बारे में इतना बात नहीं करते हैं। मैंने अब बात करना शुरू की है कि जो गम है वो बहुत जल्दी आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन भी कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है और आपको जल्दी मार भी सकता है। लोग इस बारे में इतना बात करते नहीं है। स्ट्रेस। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को ऊपर लेके जाती है, शुगर। आपने अगर बुढ़े हो, आप दुनिया का महंगा तरीन ट्रीटमेंट करा लें, लॉस वेगस के कॉस्मेटिक सर्जन के पास चले जाएं और वहाँ सर्जरी करवा के आप निकल के आइसक्रीम खाएंगे, झुर्रियाँ चेहरे पे आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी के अंदर। अब शुगर करता क्या आपके पास? शुगर जब आप खाते हैं, शुगर आपकी बॉडी का जो ये जवान और इलास्टिसिटी और तनाव करने वाली प्रोटीन है ना, हमारे जिस्म की सबसे अबंडेंट प्रोटीन को कोलेजन कहा जाता है। कोलेजन हड्डियों में भी है, खून की रगों में भी है, स्किन में भी है। यही कोलेजन हमारा उम्र के साथ नीचे जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नीचे आती है, हमारी झुर्रियाँ आती हैं, हाँ, चेहरे का फैट, हम बक्कल फैट लूज करना शुरू कर देती हैं। अब आपके पास शुगर में एबिलिटी होती है कोलेजन के साथ बाइंड करने की और बाइंड करके एडक्ट्स बनाने की। वो जो एडक्ट्स बनाती है, इस पर भी मैंने मास्टर्स और PhD में रिसर्च की थी। उन एडक्ट्स को कहा जाता है AGEs, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। एडवांस्ड का मतलब आगे की चीज, ग्लाइकेशन का मतलब है शुगर लग गई है, ठीक है, ग्लाइकेशन, ग्लूकोज लग गया है। एंड प्रोडक्ट का मतलब है कोई नई चीज बन गई है। ना सिर्फ शुगर, हमारी बॉडी में जितना भी रिफाइंड शुगर है वो जाके कोलेजन के साथ AGEs बनाता है, बल्कि अब कोलेजन जहां जहां पे भी होगा, ब्लड वेसल में होगा, ब्लड, क्योंकि हम पूरे जिस्म के बुढ़ापे की बात करें, ब्लड वेसल में जाके AGEs बनाएगा तो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, बैड कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बनेंगे, वहां पे हड्डियों में बनाएगा, वहां पे आपके पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, मसल्स में बनाएगा, वहां पे आपके पास सोरनेस स्टार्ट होगी। ओवरऑल एक बॉडी सोजिश और इन्फ्लेमेशन की आपके पास कंडीशन में है। कोलेजन बनाने के लिए एक विटामिन और एक मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन C अगर ना हो तो आपके पास जो कोलेजन का रेट लिमिटिंग स्टेप है ना, मेन जो कोलेजन ने बनना होता है, हम लोगों की किताब है डॉक्टर्स की बायोकेमिस्ट्री की, लिपिनकॉट, उसमें एक चैप्टर है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसमें पूरी कोलेजन की साइकिल पढ़ाई जाती है। CMH में जब मैं प्रोफेसर होती थी, कोलेजन का चैप्टर मेरे पास ही होता था। उसमें हम ये बार बार बताते होते थे कि विटामिन C नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगा। अब इसी नॉलेज को हम अप्लाई करें, क्योंकि हम लोग रट्टू तोते बन जाते हैं ना, इसको हम अप्लाई नहीं करते। अब जो चीज़ें हमारे जिस्म से विटामिन C निकालेंगी वो हमें जवान नहीं होने देंगी। आपको पता है कि कौन सी चीज़ें जिस्म से सबसे ज़्यादा विटामिन C निकालती हैं? 3, शुगर, शराब और सिगरेट। आप अगर 2 से 3 आपके जिस्म को ना डेली, औरत के जिस्म को 75-75 मिलीग्राम विटामिन C चाहिए होता है और ये जिस्म नहीं बनाता, इसको बाहर से लेना होता है। मर्द के जिस्म को 90 मिलीग्राम चाहिए होता है, उसने भी बाहर से लेना होता है। सिर्फ 2 से 3 सिगरेट आपके जिस्म से 25 से 50 मिलीग्राम विटामिन C निकाल देते हैं। आप मुल्क से बाहर भी जाएं, अगर कोई शराबी हैं, लोग जो पी रहे होते हैं, पब्स में औरतें पी रही होती हैं तो, या बेयर पी रही होती हैं, उनके पेट भी लटके हुए होते हैं, बेयर बेली जिसको कहते हैं, यहाँ से स्किन भी लटकी हुई है, डिहाइड्रेटेड, सब कुछ है ना, संकन झलक रहा होता है, डिहाइड्रेटेड, संकन। क्योंकि अच्छा, वो नेचुरल कोलेजन में एक चीज़ कहते हैं ना लोग कि अंडों में बहुत ज़्यादा कोलेजन पाया जाता है, तो क्या इसके इस्तेमाल से जो बाकी चीज़ें हमारी बॉडी में जो कोलेजन की कमी है वो ये पूरा कर सकता है अगर हम रोज़ के इंटेक में अंडा 1 या 2 इस्तेमाल करें? अंडे, बेशक अंडे अप टू आप 4 खा सकते हैं, डिपेंड अगर आपकी बॉडी को सूट करता है। मैंने कल ही फिजा नाश्ते में 3 अंडे खाए हैं, 1 फ्राई और 2 उबला हुआ। मैं खाती हूँ किसी किसी, लेकिन डिपेंडिंग कि आप सारी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। अब अगर आपने अपनी बॉडी में कोलेजन बढ़ाना है ना, तो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना है। प्रोटीन की 2 टाइप्स होती हैं, हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी। जो दालों वगैरह में होता है वो लो क्वालिटी प्रोटीन होता है, नट्स और सीड्स में। जो गोश्त और अंडों में होता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। और मैं मजे की बात, आपने बिल्कुल ये बायोकेमिस्ट्री से सही बात की है, अगर आप प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी की बात करें ना, यानी मैं कौन सा ऐसा खाना खाऊंगी कि मेरे जिस्म में प्रोटीन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो वो अंडा गोश्त को भी मात देता है।
कौन सा? अंडा इतना हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अच्छा, अंडा अंडा। इतनी हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अच्छा। उसके बाद अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन कोलेजन के लिए कहीं से लेना चाहते हैं तो वो आपके पास बड़ा गोश्त है, उसके बाद आपके पास छोटा गोश्त और देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी आ जाती हैं। आप अगर अच्छा कोलेजन लेना चाहते हैं, यखनियों को हमेशा हड्डी के साथ पकाएं। हड्डी में बहुत ज्यादा कोलेजन होता है और उस यखनी को पी जाएं। और ये ना सिर्फ आपके वो वाले कोलेजन को रिपेयर करता है जो स्किन वाले, जो लोग यखनियां पीते हैं ना और यखनियों पे रहते हैं, ऐसे चेहरे चमकते हैं उनके। आप लोग कभी मैं सारी जिंदगी हो गई पीते हुए, मैं ना वो जो माशाल्लाह, हड्डियों no की wonder। जो जॉइंट्स होती है ना, बहुत उसको collagen है रात उसमें। को चढ़ाती हूँ तो वो माशाल्लाह। सुबह तक पकते हैं। जो गरम मसाले हैं बस वो डाल के, फराल भी पीती है, मैं भी पीती हूँ। माशाल्लाह, मुझे नहीं माशाल्लाह। लगता कि मेरी तो सर्दी इसके बगैर गुजर सकती है, माशाल्लाह। क्योंकि मुझे खांसी का, गले खराब का भी मसला है, तो मुझे लगता है ये इसके बगैर नहीं मैं गुजारा कर सकती। और बड़ा आपकी बात सही है कि इससे बड़ा आराम रहता है, हड्डियाँ बड़ी ठीक रहती हैं। मेरी अम्मी को कैंसर हो गया था, एज हो गई थी, मगर वो हड्डियों का ये चीज़ें जो थी ना, यखनी वगैरह पीती होती थी, तो उनको बाकी कोई इशू नहीं था, हड्डी का कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था। वो कहते हैं आपने अगर हड्डियां मजबूत रखनी है, आंतें मजबूत रखनी है और चेहरा जवान रखना है तो और वजन भी आपका कम रहता है तो आप यखनी पिए। आप अगर कभी जाए ना, ये वियतनामीज और चाइनीज, इनके कल्चर में यखनियां बहुत ज्यादा हैं। पिछले साल इन दिनों बिल्कुल मैं वियतनाम में थी और 25 दिन के लिए मैं वियतनाम गई थी और मैंने अपने आप को आदत कर ली थी यखनियों करने की। और आप यकीन करें फिजा, क्योंकि मैं सही बात है रूटीन में बहुत ज्यादा नहीं पीती, मैं जब वापस आई थी मेरा गट इतना जबरदस्त था, अच्छा मैंने वेट लूज किया हुआ था और स्किन ऐसे प्लम्प थी। तो ये सिर्फ 25 दिन की एप्लीकेशन से मैं 3 दिन यखनी ले रही थी। अच्छा, और जो हड्डी जो है ना, जॉइंट्स की ले, जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों की, मेखों की, क्योंकि उसका कोलेजन बड़ा हाई क्वालिटी होता है। सामने का ये भी क्लियर कर दें। अच्छा, अंडे की जो आपने मुझे बात की, तो अंडे में बता दें देसी या फार्मी, क्योंकि कहते हैं फार्मी अंडे का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब अंडे घर में पड़े होते हैं, मतलब ये कहते हैं कि फार्मी है तो उसको लेके कौन सा कोलेजन मिल जाना है, तो हमें कौन सा चाहिए, देसी या फार्मी? मैं तो प्रेफरेबली देसी ही प्रेफर करूंगी और मैं खुद भी देसी अंडे ही खाती हूँ अपने घर में और मेक श्योर करती हूँ कि मेरी फैमिली भी देसी अंडे ही खाए। फार्मी ये होता है कि अगर वही हमने याद एक बार बड़ी डिटेल में शो किया था मुर्गियों की रेंज पे कि फ्री रेंज है या केज फ्री है। अगर आपके पास वो केज वाली और वो स्टीरॉइड्स या ग्रोथ फैक्टर्स वाली और वो उस तरह की मुर्गी का अंडा है तो ऑफकोर्स उसमें उस तरह से तो आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप देसी अंडा ही लें, नथिंग लाइक इट, अगर आपका वेंडर जो है आपको उस पर भरोसा है तो। वंडरफुल। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम एंटी एजिंग जो सप्लीमेंट्स है, जो डाइट है, उसके ऊपर बात करें सहर चावला के साथ। ठीक है, ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। हम बालों की तरफ भी बात करेंगे। एंटी एजिंग में जहाँ पे बोन्स और हमारी स्किन शामिल है, हमारी हेल्थ शामिल है, उधर बाल भी तो हमारा जिस्म का हमारा हिस्सा है। तो ये जो गिरना शुरू हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, ग्रे हेयर एंड ऑल, तो ये भी इसके बारे में बताएं कि मुरब्बे कहते हैं आंवले का खाओ तो उससे जो है बाल जो है काले रहेंगे, इनमें क्या सच्चाई है, क्या ये सही है? अगेन आपको पता है आंवला मुरब्बा, आंवले का जो मुरब्बा है, आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। ये भी मैं आपको बता दूं, लोग समझते हैं कि किन्नू और नींबू इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। अगेन यहाँ पे आंवला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंवला पाउडर लेके तो मेरे पेशेंट्स बताते हैं कि उनकी जो स्किन है वो यूथफुल हो गई है, वो जवान फील करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, बाल अगर आपके गिरना शुरू हो ना, बाल जब आपके सफ़ेद होना शुरू होते हैं, इसका मतलब है आपके बालों से मेलानिन पिगमेंट जो है ना वो आपके पास कम हो रहा है, जो इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सन वाला डैमेज भी हो सकता है और मोस्टली वो आपकी बॉडी में होती है कॉपर और जिंक का इम्बैलेंस। अच्छा, अब जिंक हमारे जिस्म से कब निकलता है फिजा, आपको मैं बताऊं। जिंक हमारे जिस्म से निकलता है अगेन टेंशन में और जब हम शुगर और रिफाइंड फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। शुगर जब हम लेते हैं, विटामिन सी, जिंक और बी विटामिन्स, ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी से फ्लश आउट करती हैं। अगेन शुगर के साथ हमारी बॉडी में आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में विटामिन डी के रिसेप्टर्स नीचे लेके चली जाती है। विटामिन डी कम होना अगेन बाल गिरने की रीज़न है। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? वैसे मैं सबको ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बता दूं, विटामिन डी, अपना सीबीसी करवाएं, आयरन, विटामिन B12 करवाएं, अपना थायराइड करवाएं, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाएं, क्योंकि वो स्कैल्प में अक्सर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो तो आपके पास बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और अपने ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ चेक करवा लें कि कहीं कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं हो रहा है। इन्हीं में से कोई ना एक रीज़न होता है और पकड़ा जाता है कि इंसान के बाल जो हैं वो क्यों गिर रहे हैं। और दूसरा 7वीं चीज़ वो आपको खुद पता होता है, अपना स्ट्रेस फैक्टर और हाँ जी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। ये 8 चीज़ें आपने देखनी होती है अगर आपके बाल गिर रहे हैं।
बाल सफ़ेद अगेन आप का कॉपर जिंक इम्बैलेंस है। अब जिंक और कॉपर हमारे पास किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा मौजूद है? मैं हमेशा कहती हूँ गोश्त खाने वाला ज़हीन भी होता है और जवान भी होता है और उसका हाजमा भी ठीक होता है। आपके पास कॉपर और जिंक सबसे ज़्यादा रेड मीट में, बड़े गोश्त में आपके पास मौजूद है, और जिंक बड़े गोश्त से भी ज़्यादा आपके पास जितनी भी शेल फिश है उसमें मौजूद है। ना ये सिर्फ आपके बालों को और आपकी स्किन को अच्छा रखता है और आपको जवान रखता है, बल्कि जिंक और कॉपर आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के कार्बोहाइड्रेट किस तरह इस्तेमाल होगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं, उस पर लगाम डाल के रखते हैं। जिंक आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक जिन लोगों की बॉडी में मर्दों में हाइपोगोनाडिज्म और टेस्टोस्टेरोन कम होने की बहुत बड़ी वजह, और मर्दों में इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह, और प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होने की बहुत बड़ी वजह जिंक की कमी है। तो मर्दों के लिए तो जिंक ऐसे है जैसे सोना है। अच्छा। जिंक इज सो इम्पोर्टेंट, तो ये जवानी का ही हिस्सा है ना कि किसी का मतलब किसी का टेस्टोस्टेरोन कम है, फर्टिलिटी कम है, औरतों और मर्दों दोनों के सेक्स हार्मोन्स। ये कौन सी मछली में ज़्यादा पाए जाते हैं? शेल फिश में सबसे ज़्यादा फिजा ये पाए जाते हैं। आपके पास जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, लेकिन रेड मीट बड़े गोश्त में, ये नहीं है कि जो लोग प्रॉन नहीं खा सकते वो जिंक नहीं ले सकते, बड़े गोश्त में भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात कर लें, कॉपर भी बड़े गोश्त में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपके पास नट्स और सीड्स जो हैं, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स, वो भी आपके पास जिंक का अच्छा सोर्स है। अच्छा, अगर आपने सप्लीमेंटेशन लेनी है तो जिंक सप्लीमेंट या कॉपर सप्लीमेंट को कभी आइसोलेटेड नहीं लेते, इसको हमेशा बैलेंस में लेते हैं, क्योंकि जिंक और कॉपर का बैलेंस होना चाहिए। जब भी आप सप्लीमेंट लें, अव्वल तो खुद से सप्लीमेंट जिंक या कॉपर का स्टार्ट ना कर दें। कॉपर का सप्लीमेंट शायद ही आज तक मैंने किसी को रेकमेंड किया, क्योंकि वो रेड मीट से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अच्छा। जिंक मैं अक्सर रिकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि वो बॉडी में इतने सारे फंक्शन कर रहे हैं ना, तो वो 20-30 या कुछ पेशेंट्स को मैं 50 मिलीग्राम भी रिकमेंड कर देती हूँ, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ गट का बहुत इशू हो या टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो लड़कियों का, ठीक है। तो वो आप हमेशा देखें बॉटल के पीछे कि उसमें कॉपर कुछ ना कुछ अमाउंट में इंक्लूडेड है, तो वो आप सप्लीमेंट लें। वाह, तो ये जो है टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब है कि जब टेस्ट करा लें तो फिर पता चल जाए। मगर फिर भी मुझे लगता है कि किसी अच्छे डॉक्टर को एक बार दिखा के, है ना जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। और कोई ऐसी मोटी बात जो आपको लगता है ज़रूरी थी एंटी एजिंग के लिए बताना, तो प्लीज़ बता दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ईट अ रेनबो, ठीक है। आप हफ्ते में 3 दिन ज़रूर ऐसे रखें जब आपकी प्लेट में डिफरेंट तरह के सलाद हों और वो बहुत ज़्यादा रंगों के हो। हर तरह की रंग की सब्जी में एक नया तरह का एंटी एजिंग केमिकल होता है। हाँ, तो रेनबो प्लेट बना के खाएं, दैट्स अ नाइस थिंग। आज से हम अपनी प्लेट जो है उसको रेनबो बनाने की कोशिश करेंगे, और भले उन्होंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन ऐसे खा ले तो 3 दिन खा ले। थैंक यू सो मच सहर, बड़ा मज़ा आया, और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है आपको ज्वाइन करेंगे। बैक नाज़रीन। अच्छा, हम नॉर्मल कुछ बातें करना चाह रही थी मैं आपसे, जैसे कि एंटी एजिंग के हवाले से यहाँ पे सहर चावला ने अभी आपके साथ कितनी अच्छी टिप्स जो हैं वो शेयर की हैं। हमें ना पता सब कुछ होता है कि किस तरीके से हमने अपने जिस्म का, अपनी बॉडी का, अपने स्किन का, अपने बालों का ख्याल रखना है, मगर हम ना उसके ऊपर काम कोई नहीं करते। जस्ट अ सेकेंड, हमजा हमारा नेक्स्ट गेस्ट किधर है? ये गेस्ट है, ओके। ये कौन है? गेस्ट ऊंचा बोलो। हैं भाई जी आप गेस्ट हैं? हाँ, मुझे पता था कि यहाँ के खाना पीना बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, तो मैंने कहा चलो खा के आते हैं, टेस्ट करते क्या मुफ्त मिल रहा है यहाँ पे? खाना। मुझे लगता है आप अपना दांत ढूंढते हुए आ गए। आपका दांत किधर गया है? दांत, ये एक लंबी कहानी है। ये मैंने अपने दादी के बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए। आपके दादी का बॉयफ्रेंड भी था? क्यों? वो एक अश्लील महिला थी, वो तो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी महिला थी, उनका तो था ना। वाह, क्या मजे का है। वाह, क्या ये मैं साथ ले जा सकता हूँ? नहीं, इस पे आप उड़ भी सकते हैं, ये उड़न तश्तरी है। अच्छा, उड़न तश्तरी का पता आपको? हाँ, इस तरह की एक मेरी दादी की महालक्कड़ दादी के पास भी थी। क्या बात है, ये उड़ता भी है? इसके पंख कहाँ लगे? अच्छा, मेरी बात तो सुने, आप बैठे तो सही, हम आपको पर लगा के देंगे, ठीक है। अब मुझे अपना नाम तो बताएं, आपका क्या नाम है? इतना पर्सनली क्यों जा रही हो महिला? नहीं, पर्सनल तो नहीं हूँ, मैंने आपसे कौन सा आपका वॉलेट मांग लिया? खाना देने के लिए आधार कार्ड भी लोगी? नहीं, खाना क्यों दूंगी मैं आपको, मतलब मुझे समझ कोई नहीं आ रही, खाना क्यों चाहिए आपको मुझसे? वो बाहर मुझे आदमी ने बताया कि इधर खाना पड़ता है। आदमी? हमारे ऑफिस में आदमी तो कोई नहीं है। आदमी कौन है हमारे ऑफिस में? सभी महिलाएं हैं। सारी समझा तुम? महिलाएं औरत को कहते हैं। सही सुना। हाँ, है ना? द लेडीज। द लेडीज। अब मुझे बताइए आपका नाम क्या है?
मेरा नाम है शुद्ध शाकाहारी, आलू बैंगन की तरकारी, लल्लन बिहारी की सुपारी, लेने वाला एक ही अंडरवर्ल्ड का माफिया द जमाले। आप गुंडे? गुंडा? आप डाकू हैं? डाकू? आप मवाली हैं? एक सेकंड, आपको मेरे हाथ में क्या कैंची दिख रही है? नहीं है। हेयर कटिंग वाला दिख रहा हूं मैं? अच्छा। ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ओ, ये क्या दिख रहा है? कितने आदमी थे? पता नहीं कितने थे, सारे बारी बारी आके मार के गए। अच्छा, तो ये असल में आपकी चलती है? चला के दिखाऊं? ऊपर लाइट तो नहीं है ना? ओ, एक सेकंड। वाह वाह, क्या हाँ। चलाई है? सेल खत्म हो गया है बंदूक का। तो आप सेल वाली चलाते हैं, तो फिर असली गोलियां क्यों रखी हुई हैं? वो गोलियां लंडे से ली थी क्या? ये मैं डायरेक्ट ऐसे मारता हूँ, यूं निकाल के ऐसे। अच्छा, लग गई ना आपको? आपको लगी ना तो लग पता जाएगा है। अच्छा, गोली मारी आपने, मुझे शर्म कोई नहीं। एक और मारूं क्या? ये लड़कियां जो ना आंख मारती हैं तो गोली के बराबर होती है। हाँ। आप आंखों की बात करती हो, लड़कियों ने तो। दीदी क्या कर रही हो? पास आओ, दीदी पास आओ, पास आओ, मैं कह रही हूँ आ जाओ। और थोड़ा और, क्या आप ऐसे क्यों थोड़ा डरा रही और, हैं मुझे? थोड़ा और पास आओ, उठो, कुछ नहीं होगा, उठो। बहुत ही खतरनाक महिला लगती हो। आज के बाद किसी गुंडे ने किसी औरत को डराया है ना, तो तुम देखना मैं क्या औरत? करती हूँ। मैं औरत क्यों रो रहे हो? औरतों को तुम मासूम समझती हो? हैं? अपना 36वां ब्रेकअप एनिवर्सरी मना के आ रहा हूं मैं अभी। 36वां? एक साथ मुझे 5 लड़कियों ने धोखा दे दिया। मैं वफादार था, लॉयल था, सबको प्रॉपर प्यार करता था। तुम कैसे वफादार हो सकते हो? वफादार तो सिर्फ ये कुत्ता होता है। कुत्ता? हाँ, आज के दौर में इंसान वफादार नहीं होता, कुत्ता वफादार होता है। अबे हरामखोर, तू तब से इस महिला को क्यों घूरी जा रहा? हाँ। कहीं देखी नहीं जरा सी खूबसूरत महिला तो शुरू हो जाता। इधर मुंह कर। उसको क्यों मार रहे हो? उस तरफ देख, मैं तुझे रख बता के रहा। दूंगी अगर जुल्म किया किसी जानवर के ऊपर। तुम जैसे लोग उठ के ना जानवरों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हो। तुम लोग जुल्म के काबिल हो। खबरदार जिसके ऊपर कोई जुल्म किया है, कोई प्रेशर किया। महान है जी आप। अगर रखना है तो प्यार मोहब्बत से रखना उसको, वरना जो बाकी के दांत है ना वो भी तोड़ दूंगी इसके मार के। प्यार मोहब्बत से आशीर्वाद दीजिए दादाजी। इसको आज हम अपना दादाजी बना लेते तुम हैं। इंडिया से आए हो? देखिए डियर लेडीज, देखने के काबिल तो नहीं हो तो। अच्छा फिर बात सुनिए। सुनने हमारे दादा हिंदुस्तान से माइग्रेशन करके युगांडा सेटल हो गए थे। माइग्रेशन मतलब माइग्रेन होता है दिमाग को, जो माइग्रेन को। वो क्या होता है जो हिजरत करके जाते हैं? अच्छा, माइग्रेट करके। हाँ युगांडा में सेटल हो गए। आपके दांत भी माइग्रेट करके युगांडा चले गए? डायमंड का नाम सुने हो? हाँ। ये ब्लैक वाला डायमंड है। ब्लैक डायमंड? गोल्ड तो सभी डालते हैं। हाँ। अपने को डायमंड से प्यार है, नहीं। और वो भी एकदम टाइटेनियम ब्लैक। ये दांत ना मांजने की वजह से काले हो गए हैं। ये गायब नहीं हुए, ये गायब हो गए। देखिए ये 2 दांत काले हैं और बाकी के पीले हैं। मुझे गोल्ड से मोहब्बत है, इसलिए मैंने बाकी के दांत गोल्डन रखे हैं, बिल्कुल येलो। दांत मांजे में आपको कितना टाइम हो गया? मांझे क्या मतलब? दांत को साफ करते हैं ना, ये तब तुम्हें देगची लगती है जो मैं मांजूंगा? मुंह भी देखची लगती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो कौन है? ब्रेक के मरे? नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान जमाली हमारे साथ मौजूद हैं और जमाली की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या कर रहे हैं जमाली? क्या कर रहे हैं? आपसे बात कर रही थी। अच्छा हाँ। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपने हमारा नाम नहीं लिया। जमाली, हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे बताइए कि ऐसी क्या सिचुएशन हुई आपके साथ, ऐसा क्या हादसा पेश आया कि आपको ये रूप धारी करना पड़ा, इस तरीके के लिबास में, इस तरीके के कैरेक्टर को आपको अपने ऊपर तारी करना पड़ा? क्या वजूहात बनी? ज़माने ने कहा आपको एक्सेप्ट नहीं किया? क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे जो ये बन गए? ये नहीं पूछना चाहिए था आपको। क्यों, क्या हुआ? आपने मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ चंद सवालों में घुमा के रख दी। ये मैं कोई अपने शौक से ऐसा नहीं हूं। अपनी
पसंद से ऐसा नहीं हूं, मैं भी चाहता था कि बाकियों की तरह थोड़ा स्मार्ट हैंडसम दिखूं, कहीं से गुजरूं तो लोग देखें, मेरी अपनी एक जान पहचान हो। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि लोग हमें एक जोकर, शोभदाबाज, मजाकिया और कुछ इस तरह के नामों से जानते हैं। हाँ, तो और भी बहुत कुछ। क्यों क्या वजूहात बनी ऐसी? जैसे कि सभी का ख्वाब होता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, मैंने तकरीबन वो सारी कोशिशें की, सिवाय कुछ ऐसे काम नहीं किए मैंने जो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं हर बार नाकाम रहा। मुझे हर लगता है गलत काम क्या आसान होता है जो लोग हर कोई कर लेते हैं? हाँ। आपको गलत काम मुश्किल लगा? नहीं, हाँ, ये बहुत आसान है, लेकिन सच में मेरे लिए तो आसान नहीं था ये। ऐसे कामों से, ऐसी जिंदगी पे और इस तरह के पैसे पे मैं लानत भेजता हूँ। तो ये आप मुझे ये तो बताएं कि इस कैरेक्टर पे क्यों आए, वजूहात क्या बनी पीछे, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या करते थे, पढ़ाई की है, क्या उम्र क्या है आपकी जमाली, आपके भाई बहन कितने, किस तरह से ये सिचुएशन आपने? देखिए, पढ़ाई में मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा था, और मेरे पेरेंट्स वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि एक बैकवर्ड फैमिली में रहने वाले बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। कौन से गांव से आप? मैं हूँ सादिकाबाद जिला, रहीम यार खान से। रहीम यार खान से? हाँ। तो फिर कोई घर में मसला था, कोई तकलीफ थी? नहीं, बस मेरे वालिद साहब पूरी कोशिश करते थे, लेकिन वो उतना कमा नहीं पाते थे क्या जो करते थे? क्या कि मेरे अखराजात को पूरा कर सके। क्या करते थे आपके वालिद? मेरे वालिद साहब बहुत सारे काम करते थे, फेरी भी लगाते थे। फेरे? फेरी, साइकिल के ऊपर फ्रूट्स बेचना, बहुत सारे काम किए उन्होंने, लेकिन इतना काफी नहीं था एक घर को चलाने के तो लिए। फिर आपने बाहर काम करना स्टार्ट किया? नहीं, फिर जब तक मेरे वालिद साहब थे तब तक तो वो करते रहे, फिर उनके जाने के बाद फिर मुझे ही करना था। फिर मुझे पता चला कि आलू किस तरह किलो है, सब्जी किस तरह किलो है, चीनी का क्या भाव है, पत्ती किस तरह आती है, बिजली का बिल कितना आता है, उससे पहले मुझे कोई पता नहीं था। आपके और छोटे भाई बहन हैं? हाँ, मुझसे एक छोटा भाई है मेरा। पढ़ रहा है? हाँ, नहीं, वो शादीशुदा है, वो उसका एक बच्चा भी है छोटा सा। इतना सा। वाह, आपकी शादी हो गई? नहीं, मैं तो अभी सिंगल हूँ। तो आपने शादी क्यों नहीं मैं बनाई? सिंगल फादर हूँ। सिंगल फादर? मेरे पुष्पा का। अच्छा, पुष्पा का। मगर आपने शादी क्यों नहीं बनाई? शादी देखिए, ये इतना आसान नहीं है। पुष्पा की कोई माँ नहीं मिली आपको? नहीं, इसको अभी तक किसी ने गोद नहीं लिया। तो जो गोद लेगा वो उसकी माँ बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। क्या मतलब मैं किसी आदमी से शादी करूंगा? नहीं, आपको क्या लगता है मेरा टेस्ट डिफरेंट है? नहीं, बन जाएगी, नाउजुबिल्लाह। अच्छा, टिकटॉक पे कैसे आए आप? टिकटॉक पे तो देखिए, मुझे लगा कि क्या कर सकता हूं। फिर मैंने सोचा मैं लोगों को हंसाने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, हर कोई टेंशन लेके फिर रहा है, सिवा मेरे साथ। सही वाली आवाज से बात करो। सही वाली आवाज से बात करो। क्या हो गया? सही वाली आवाज? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, सीधा हो जाओ। नॉर्मल, एक सेकेंड। ठीक से, गुड। अब मुझे जमाली, वो सही वाला जमाली चाहिए जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ। जमाली, सही वाला जमाली यही है क्या? नहीं, जावेद जमाली से बात करना नॉर्मल बात करो। ठीक है। टिकटॉक पे कैसे आए? टिकटॉक पे मैं इस तरह से आया कि पहले मैं इसी शहर में मैंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, चैनल्स के ऊपर काम करने की बहुत कोशिश की, हर जगह से मैं रिजेक्ट हुआ, ड्रामों के अंदर एक्ट करने की कोशिश की, वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, स्टूडियोज के धक्के खाए? हाँ, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हुआ। लोगों ने फ्री में बुला के मुझे बड़ी दूर दूर का सफ़र करवा के खाना तक भी नहीं खिलाया। तो करते काम मिला था? कुछ काम किया था किसी ड्रामे में, किसी जगह? नहीं, मुझे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो काम मैं कैसे करता। कैरेक्टर यही अपना के आए थे क्या? नहीं, पहले मैं बिना कैरेक्टर के था। जैसे एक लड़का होता है प्यारा, आम सा हीरो बनना चाहते थे? मुझे बहुत शौक था कि मैं स्क्रीन पे आऊं, मुझे कोई कैरेक्टर मिले, मैं उसमें परफॉर्म करूं, कोई थोड़ा ठुस यार। तो जमाली की जो असल शक्ल है जो हमें नहीं दिख रही, वो कहाँ है? सही बताऊं तो वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है और वो सर नहीं उठा पाएगा। तो कितने सालों से कैरेक्टर बना के घूम रहे हो? मुझे 2 साल हो गए।
2 साल। किसने मशवरा दिया कि ये कैरेक्टर बनाओ? मेरे हालात ने। कहाँ से जाके चीज़ें ली हैं, सब कुछ कहाँ से ये रूप बनाया? हाँ, सही बताऊँ, हाँ, वैसे लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास टॉप ब्रांड्स की चीज़ें हैं। ये मेरा डॉगी यूएसए से मंगवाया है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये मैंने लंडे से लिया था 800 रुपये का। तो वहाँ पे भी यूएसए से ही चीज़ें आती हैं। बोला तो सच है, तुमने हाँ, कहा लेकिन झूठ आती है, बोला। लेकिन मैंने मंगवाया तो नहीं था ना वहाँ से। चलो तो अब लंडा वालों ने मंगवा लिया। हाँ, ये भी मुझे लंडे से मिल गया। स्कर्ट। ये भी, हाँ ये मेरा हथियार भी, हाँ, ये मेरी सारी चीज़ें, सब कुछ, ये जो सर के बाल सब सब और ये मुंह पे गेटअप खुद करते हो? सब खुद करता हूँ। वाह। टिकटॉक पे क्या करते हो? टिकटॉक पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। लाइव तो बहुत बुरी चीज़ है, सुना है। कहते हैं लोग कि जो लड़कियां नचाते हैं, तुम भी कोई लड़कियां नचाते हो क्या? चीज़ें बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। तो मैंने कब कहा कि लोग बुरे नहीं होते, मगर ये लड़कियां नचाना ये कोई अच्छा काम तो नहीं है टिकटॉक पे। देखिए, मोस्टली तो टिकटॉक पे यही चलता है, गंदी गंदी टास्क देते हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है, कोई गेम खेलते हैं, फिर उसके ऊपर गंदी गालियाँ, और फिर लड़कियों को नचाना, खुद गंदे गंदे टास्क दे के शावर करवाना, लड़कियों को बोलना जाओ वॉशरूम में जाओ, ये उतारो, वो पहनो, ये करो, ये चेंज करो, ये ठुमका मारो, ऐसी ऐसी बातें होती हैं टिकटॉक लाइव पे। तो मैं तो खुल के अगर बात करूं कभी ज़िंदगी में, तो मैं तो क्या बताऊं मैं आपको, मैं लाइव की वजह से बोल नहीं पा रही अभी, वरना मेरा बड़ा मुझे गुस्सा है इस बात पे। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, नाकाबिले देखने वाली हैं। आप क्या करते हैं, यही काम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या करते हैं आप? आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, वो तालाब में उन मछलियों जैसे हैं जो कि कीचड़ फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं पूरे तालाब में, और वो गंद इतना फैल जाता है कि अगर उनमें अच्छी मछलियां भी हैं तो वो नज़र नहीं आती, उनको नज़रअंदाज कर दिया आप जाता कौन है। सी मछली हैं? देखिए, अगर मुझे वल्गर चीज़ें करनी होती, इखलाक से गिरी हुई चीज़ें करनी होती, तो मुझे ये घंटा घंटा लगा के इतना ज़्यादा थोपा थोपी करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ ज़बान में गंद भरना था, इसमें जहर भरना था, बस। आप गालियां देते हैं टिकटॉक लाइव पे? नहीं, लड़कियां ना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं फिर आप? मैंने कभी भी आज तक किसी तो लड़की को, टिकटॉक लाइव पे आके क्या करते हैं? मैं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता हूँ। मुझे देखने वाले बच्चे भी हैं, मुझे देखने वाली फैमिलीज हैं, पूरी की पूरी फैमिली यूं सामने बच्चे भी फोन रखे टिकटॉक लाइव पे आते हैं? नहीं, वो सिर्फ देखते हैं, आते नहीं हैं, देखते हैं मुझे एज ऑडियंस, जैसे भी एंटरटेन आप आपको। उनको करते हैं? अच्छा, हाँ। वो सिर्फ, अच्छा ये तो डिफरेंट तरीका है। ऐसी चीज़ें तो मैंने वैसे अभी तक देखी नहीं, बट मैं सुन रही हूँ आपसे, मुझे तो अच्छा लगा। बल्कि एक टिकटॉक ऐप जो है, जो लाइव जाने की एक ऐप है, उससे अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करके जा रहे हैं लाइव, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये सिर्फ टिकटॉकर्स को जो है ना, बहुत ज़्यादा वो बदनाम किया जा चुका है। मतलब टिकटॉकर्स को इतना बुरा तबका नहीं है कि मुआशरा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो टिकटॉकर को कभी भी गाली नहीं देती ना। मैं टिकटॉकर को ये कहती हूँ कोई टैबू है। टिकटॉकर भी उसी तरह एक एक्टर है, जैसे मूवी में कोई एक्टर काम करता है या टीवी पे कोई एक्टर काम करता है। उनके पास एक टिकटॉक का ये मीडियम है जहाँ पे वो अपना प्लेटफॉर्म में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, एक्टिंग दिखा सकते हैं, कोई स्किल दिखा सकते हैं, कोई भी चीज़। मैं तो कहती हूँ टिकटॉक कोई बुरी ऐप थोड़ी है। टिकटॉकर होना भी कोई गाली नहीं है, टिकटॉकर भी एक चीज़ है। मुझे तो बल्कि टिकटॉकरों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, अपने गानों की शूट पे लेती हूँ उनको। मैंने बड़े मॉडल्स लिए हैं टिकटॉकर्स। देखिए, जैसा कि टिकटॉक लाइव का सुनते ही आपके जहन में कंसेप्ट आया, गालियाँ, गंदी बातें, लड़कियों का डांस, ठीक है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो इस तरह की गंदी चीज़ें करके तो वायरल हो जाते हैं। तो जो मेरे जैसे एंटरटेनर हैं वो फिर दुनिया को नज़र नहीं आते। तो आप अब ये बताएं ना, आप तो लड़कियां नहीं नचाते, आप गालियां भी नहीं देते, गंदे टास्क नहीं देते, तो आप कितना कमा लेते हैं? इतना कमा लेता हूँ कि मुझे कहीं जाना पड़े मैं चला जाता हूँ। टिकटॉक लाइव से इतना कमा लेते हैं आप? हाँ, कहीं जाने का मतलब ये नहीं कि यूके यूएसए, हाँ। कहीं जाने का मतलब कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, मैं अपने पैसों से कर लेता हूँ। हाँ। अच्छा खाना पड़े, अच्छा खाने को दिल करे, मैं चला जाता कितनी हूँ। देर टिकटॉक लाइव जाना पड़ता है आपको? मैं ये कोई 6 से 7 घंटे, कभी 8 घंटे। इतना टाइम लगाना पड़ता है? हाँ। कोई ये रफली बिल्कुल- कोई आइडिया कितना कोई अमाउंट कमा लेते हैं? कितना कमा लेता हूँ मैं, इस चीज़ का मैंने कभी हिसाब तो नहीं किया है। मैं डेली के कमाता हूँ, डेली खाता हूँ। जैसे पतलू भाई हैं, वो कमा लेते हैं बड़ा ज़्यादा। देखिए, वो तो वो लोग हैं कि जो मगर- अंधाधुंध
काम करते हैं, अंधाधुंध कमाते हैं, ठीक है, हम ज़रा यहाँ पे हैं, हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हमें आमदन कम होती है, लेकिन मैं खुश हूँ। आप ठीक है, घर का खर्चा निकल जाता है मैं आपका। अपने कर लेता हूँ। अच्छा, मैं देखने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत से एक्टर्स हैं। मैं हुमायूं सईद प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं जे जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, और बहुत से ऐसे जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो ड्रामे या फिल्म बना रहे हैं। तो आप लोग ख़ास तौर पे ऐसे कैरेक्टर को देखें जिनकी वॉइस अच्छी है, बेस में है, एक्टिंग स्किल है, ठीक है, लाइव पे भी टिकटॉक लाइव पे जाके तो इनकी एक मासेस में जो है ना फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इनको पसंद करते हैं और अच्छे रास्ते से टिकटॉक पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको फ़िल्मों में और इनको ड्रामों में चांस दें। इस तरह के कैरेक्टर्स पहले हमारे पास आते थे, ज़कूटा जिनके नाम से आपने देखें कितना कैरेक्टर फेमस हुआ था, यफू यफू यफाफा ताया अब्बा, ठीक है, बिल बतौड़ी नाता जोड़ी, आई एम सॉरी, हमने कितने ड्रामे देखे हैं बचपन में। तो इस तरह के ड्रामे हम इसलिए देखते थे क्योंकि हमें ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलते थे बच्चों को। आज के बच्चों को ड्रामों में, चीज़ों में ऐसे कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते जो उनको इंटरटेन करे। इसी वजह से हमारे बच्चे आईपैड का शिकार हैं, सोशल मीडिया का शिकार हैं और हर वक्त स्क्रीनिंग पे लगे रहते हैं, हर वक्त स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है। तो अपने बच्चों को इस तरीके से कैरेक्टर्स से मुतारिफ़ करवाने के लिए हम ड्रामा इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं ना उनको इस तरीके के कैरेक्टर को परफॉर्म करवाना पड़ेगा। और इनको जो मैं अप्रिशिएट भी करूँगी कि टिकटॉक लाइव पे जाते हैं मगर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे लोगों के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इंटरटेन कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एक को गाली ना दें, हर एक को बुरा ना कहें, हर मीडियम बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका इस्तेमाल बुरा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।